फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो चंद्रयान 3 के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा टॉपिक है इसको ये मेंस पर्सपेक्टिव से किस डायरेक्शन में हमको तैयार करना है। तो आज जो थी इम्पोर्टेंट न्यूज़ उनको हम कल के सेशन में कवर करेंगे। वैसे भी आज एक दो न्यूज़ ही थी तो उनको हम कल कवर कर लेंगे। आज हम पहले ये टॉपिक देखते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू प्रोसेसिंग में रहते हैं और उनमें फैक्चुअल बम्बार्डमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम उसमें उलझ जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि हम हमारे आंसर को किस डायरेक्शन में ले जाए, या यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा वो किस डायरेक्शन में जाके पूछेगा। क्योंकि अभी जैसे आप चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो चुकी है तो आप अभी देख रहे होंगे कि सारे न्यूज़पेपर जो है डेटा से फुल है। कहीं पे विक्रम के लैंडर के बारे में बता रखा है, कहीं पे उनके स्टेजेस, कुछ बहुत सारे डेटाज हैं जहाँ पे कि आपको उलझने की गुंजाइश बनती है और आपको ऐसा लग सकता है कि अब इसमें से क्या क्या प्रिपेयर करें, और हो सकता है कि 8-10 पेज का एक नोट आपके पास कंप्लीट हो जाए जो कि सिर्फ एक टॉपिक पे हो कि चंद्रयान 3। लेकिन ऐसा है नहीं। आपको जो है अपने टॉपिक, जो भी टॉपिक है, करंट इवेंट जो न्यूज़ में है, उसका एक एंगल होता है जिस पे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। उस एंगल को तलाशना है, और उस एंगल को जब हम तलाशने की कोशिश करते हैं तो वो जो गाइडलाइन बनते हैं वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। तो सबसे पहले तो हम चंद्रयान 3 जो है, ऐसा नहीं है कि हमको बेसिक चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि चंद्रयान 3 है तो वो क्या है, किसके लिए बनाया गया है, क्यों डिज़ाइन हुआ था। तो बेसिकली वो चंद्रमा की साउथ पोल जो है उस पर लैंडिंग के लिए ये पूरा मिशन था जिसपे कि आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है और इंडिया ऐसा पहला देश है। कुछ बेसिक फैक्ट्स जो प्रीलिम्स के लिए आपको साइंस टेक के डायरेक्शन में तैयार करने हैं, लॉन्चयान के बारे में हो सकते हैं, वो किसी भी एंगल से वो प्री का हिस्सा है, आपको उस एंगल पे तैयार करना है बस। इसके बाद में आपको बिल्कुल फैक्चुअल, जैसे कि विक्रम लैंडर है तो उसका वेट कितना है, उसका एल्टीट्यूड कितना रहा था, ऐसा ऐसा इतने बारीक डेटा में जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो प्री ही क्यों नहीं हो। और अब बात आती है मेंस की। तो मेंस के पर्सपेक्टिव में हम जाने से पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारे सिलेबस में कहाँ मेंशन है। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस के पेपर 3 में अंतरिक्ष नाम से मेंशन है, वहाँ पे भी ये यूज़ होगा। और साइंस टेक का जो आगे का कॉन्सेप्ट है वहाँ साइंस एंड टेक पार्ट में भी ये क्वेश्चन बनता है। और जब भी कोई यान या कोई मिशन हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं या उसके लिए प्रयास करते हैं तो हमेशा यूपीएससी में इसके क्वेश्चन आते हैं, जिसको कि हम अभी बाद की स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरीके से फ्रेम होते हैं और किस एंगल पे पूछे जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये जो चंद्रयान सक्सेस हुआ है उसका हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो चंद्रयान 3 की जो सक्सेस है उसमें सबसे पहला है कि हम पहले राष्ट्र हैं जो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो जो हमारा सबसे बड़ा वेटेज ये मिलेगा कि पूरे वर्ल्ड में हमको हमारी एक अलग साख बनेगी जो कि हमको बहुत सारी जगह पे लीड प्रोवाइड करेगी। दूसरा ये रहेगा कि अंतरिक्ष उद्योग जो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, जो वर्ल्ड में डेवलप है, जहाँ पे हम अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। पहले भी हम कम प्राइस में उपग्रहों को छोड़ना, लागत उनकी कम होना, टेक्नोलॉजीज़ की, इस तरीके से छोटे छोटे उपग्रहों को छोड़ते आए हैं अदर कंट्रीज़ के भी। तो उससे हमारा अंतरिक्ष उद्योग बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कुछ बताया गया है कि वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत और मजबूत हो सकेगा और विश्व का ध्यान आकर्षित करेगा। इसमें अंतरिक्ष सेक्टर में और क्या लाभ होंगे, तो निजी सेक्टर को भी इसमें आने में अब वो हिचकिचाएंगे नहीं, वो भी अपने
इनोवेशन को लेके इसमें आ सकेंगे तो हम और भी इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। ऐसे ही अंतरिक्ष उद्यमी जो हैं अब चांद से जो आगे की खोज है, मतलब चांद पे तो हम पहुंच गए लेकिन उसके आगे उसमें क्या खनिज हैं, पानी की जो एक संभावना वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो उसको खोजने में हमको मदद मिलेगी। उसके बाद में वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा, ये तो है ही है। उसके बाद में मैकेंजी जो है उनने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि वर्ष 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष इकोनॉमी का आकार 1 लाख करोड़ डॉलर का हो जाएगा। तो इसमें भारत भी अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा और अपनी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर पाएगा। अभी भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 2 से 3% है, जो कि अब इस मिशन के सक्सेस होने से 10% तक हो सकती है। अब इसमें हम इन सब चीज़ों से पहले ये देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस का एंगल किधर जा रहा है। इसमें सिर्फ स्पेसिफाई ये क्वेश्चन नहीं रहेंगे कि सिर्फ चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, दूसरे जो क्वेश्चंस रहे हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड उनसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इन प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हुआ है। देखो आप इसमें इनने ये पूछा है कि भारत की उपलब्धि क्या है, तो मतलब 1 और 2 ईयर के अंदर अंदर जो भी भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में किया है वो आपको सारा बताना, मेंशन करना है। फिर डायरेक्टली इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा ये पूछा हुआ है। तो सेम एज चंद्रयान के बारे में भी पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 से भारत को क्या फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली हम जो भी चीज़ करता है, कोई भी देश तो अपने लिए ज़्यादा करता है, तो हमको क्या बेनिफिट होगा, और सोशली और इकोनॉमिकली दोनों बताना है। तो आपको इस एंगल पे अपने क्वेश्चन को ले जाना है कि इसके जो इफ़ेक्ट होने वाले हैं, इम्पैक्ट हमारे ऊपर जो पड़ने वाले हैं वो क्या रहेंगे। तो फर्स्टली हमको इसके इम्पैक्ट पढ़ना है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत ने चंद्रयान व मंगल कक्षीय मिशनों सहित मानव रहित अंतरिक्ष मिशनों में असाधारण सफलता प्राप्त की है, लेकिन मानव रहित अंतरिक्ष मिशनों में प्रवेश का साहस नहीं किया है। मानव रहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने में प्रौद्योगिकी व सुप्राचलिक सहित मुख्य रुकावटें क्या हैं? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पे समालोचनात्मक परीक्षण की बात आ गई, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि चंद्रयान 2 और 3 का कंपैरिजन पूछ के और पूछें कि क्या ऐसी विशेषताएं थी जो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस ईयर में का ये क्वेश्चन बताने का पर्पज़ यही है कि ये टॉपिक इस एंगल से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है, भारत की अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है? हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुंचाएगी? तो सेम एज चंद्रयान 3 से हो सकता है कि चंद्रयान 3 से हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्या लाभ होंगे, चंद्रयान 3 से हमारे जो अंतरिक्ष जो इकोनॉमी है जो है वो कैसे डेवलप होगी, विश्व स्तर पर वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाभ होगा। तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूंगी, उस एंगल में आपको ये तैयार करना है। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो एक तो हमने देखा था कि इम्पैक्ट क्या होंगे, दूसरा कि लाभ क्या होंगे हमको। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप समाचारों में रहा है, उनमें ऐसी कौन कौन सी अनन्य विशेषताएं? तो सेम एज चंद्रयान 3 में ऐसी कौन कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो इसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती है, यानी चंद्रयान 2 से श्रेष्ठ बनाती हैं। इस मिशन के उद्देश्य क्या हैं, मानव जाति के लिए इसके लाभ क्या हैं। मतलब ओवरऑल जो भी हमने ये क्वेश्चन जो थे 2013 से लगा के 2022 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। तो कुल मिला के इन सभी का एंगल एक ही डायरेक्शन में जाता है कि वो है इसके इम्पैक्ट और इसके लाभ, और कंपैरिजन 2 और 3 का कंपैरिजन। तो आपको भी अपने आंसर में ये इसी एंगल पे जाना है। अब ये एंगल भी विस्तार में हो सकता है, जैसे कि
वर्ल्ड वाइड हमको क्या बूस्ट मिलेगा, हमारे इकोनॉमी पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे डेली के जनजीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे खुद के अंतरिक्ष प्रोग्राम्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग एंगल हो सकते हैं। अब जैसे अब हम देखते हैं कि इसके लाभ अगर हम देखें तो लाभ में वैश्विक पटल पर जो हमारी शाख है वो बढ़ जाएगी। दूसरा ये है कि पहला ऐसा विकासशील देश हो गया है ये जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा है। हम पहले कंट्री हो गए विश्व में। तो इससे इनडायरेक्टली जो अदर संस्थाएं हैं उनमें हमारे बातों को, हमारे मुद्दों को सुना जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि विकसित राष्ट्र जहाँ पे जिनका दबदबा रहता है वहाँ पे हमारी बात को सुना जाना एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस एंगल पे भी आपको तैयार करना है। फिर सुरक्षा परिषद में जो हम स्थायी सदस्य की दावेदारी कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमको मजबूती मिलेगी, हमारा दावा मजबूत होगा। क्यों हमको लेना चाहिए? तो इस रीज़न से क्योंकि हम भी अब पावरफुल हो रहे हैं। फिर कम लागत में हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट पहुंचाते हैं। इससे जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनमें हमारी पकड़ मजबूत हो रही है, क्योंकि वो लोग हम पे डिपेंड होके हमसे चाहते हैं कि हम उनके उपग्रहों को भेजें। तो इससे हम छोटे लेवल पे जो ग्रुप है, क्षेत्रीय जो हमारी पकड़ है वो मजबूत होती जा रही है। अंतरिक्ष पर्यटन एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब हम चांद पे खोज करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे थोड़े टाइम बाद कि हाँ जाके आप कुछ टाइम के लिए स्टे कर सकें, रेस्टोरेंट वगैरह खुल सकते हैं, तो आप वहाँ पे जाके स्टे करने का जो पर्यटन है या वहाँ जाके देखना चीज़ों को, तो उससे रिलेटेड जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो सकती है। जो दूसरे अभियान है उसको भी इससे बूस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैज्ञानिक सोच लगाई या जो भी इन्होंने खोज की है वैज्ञानिकों ने, या जो भी फॉर्मूला वगैरह यूज़ किए हैं वो कहीं ना कहीं अदर में भी वर्क करेंगे, तो वहाँ पे समय बचेगा और इसका जो नॉलेज है या अनुभव है वो वहाँ पे काम आएगा। फिर चांद पे जो खोज होगी, जो भी खनिज मिलेंगे हमको नए, या हम जो पानी की खोज एक सबसे बड़ी संभावना है वहाँ पे, उससे जो अन्य जो खगोलीय घटनाएं होती हैं हमारे चांद का पृथ्वी पे इफेक्ट डायरेक्टली है। तो जो जैसे ज्वार भाटा की जो घटनाएं हैं उसको समझने में, उसको और जो खगोलीय घटनाएं होती हैं जैसे कि अमावस्या का, पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट, अदर और भी कॉन्सेप्ट नए निकल के आ सकते हैं जिनको कि हम समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि पृथ्वी के बारे में जानकारी मिल सकती है। चंद्रमा पृथ्वी से ही अलग हो के निकला है, तो अगर हम चंद्रमा को अच्छे से रीड कर पाएंगे तो पृथ्वी के बारे में, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में हमको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। फिर तरीके से जो खगोलीय घटनाएं हैं उनको समझने में हमें मदद मिलेगी। साथ ही जो अभी हमने संकल्प लिया था कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो विकसित राष्ट्र के लिए इकोनॉमी बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री जी जो हैं उनका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है या उनका एक महत्वाकांक्षी ड्रीम है कि वो इंडिया को बहुत जल्द थर्ड स्टेज पे लाना चाहते, थर्ड रैंक पे लाना चाहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो इसको भी एक बूस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये जो कुछ टॉपिक होते हैं जो हाईलाइटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे कि डेटा बहुत ज़्यादा है, वहाँ से अपने काम की चीज़ क्या निकाल लेना है वो आपको सीखना चाहिए। और किस तरीके से सिर्फ डेटा कलेक्ट करने में ही अपना समय नहीं लगाना है, आपको अदर एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। सेम चीज़ प्रीलिम्स के लिए भी है कि हर फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे ही आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर निकालो, उसके प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करो कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और फिर वही फैक्ट उठाओ जो कि उससे रिलेटेड है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट इवेंट, और आपको गाइड किया मैंने कि कैसे आप फैक्चुअल बम्बार्डमेंट से बच सकते थे। आज की इम्पोर्टेंट इवेंट्स। अब कल के सेशन में हम आज की जो बची हुई इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं करंट के और कल के जो टॉपिक रहेंगे उन पे डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपकी स्टडी को नए डायरेक्शन में ले जाएगा। थैंक यू सो मच।